नमस्कार। न्यूज़ मीडिया मंच पर एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। इस वीडियो के माध्यम से चुनाव पर चर्चा, जिसकी चर्चा इस समय देश भर में सोशल मीडिया और डिजिटल या प्रिंट या टेलीविज़न मीडिया पर लगातार हो रही है। और इसके अलावा अपने-अपने स्तर से देश के जागरूक नागरिक, देश के जागरूक मतदाता पार्टियों की जीत और हार का विश्लेषण कर रहे हैं। उतना तो पार्टियां नहीं कर रही होंगी। इस बीच 293 सीटें एनडीए की हैं और एनडीए ने घोषणा कर दी है कि वो सरकार बनाने जा रही है। और कल एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई थी और कल ही इंडिया ब्लॉक की भी बैठक हुई थी। और उससे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि तेजस्वी यादव, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ एक ही फ्लाइट में पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, तो दोनों की रास्ते भर में चर्चाएं क्या होंगी। इससे जो बीजेपी सपोर्टर थे या जिनको ये उम्मीद है कि मोदी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बने और तीसरी बार देश को शासन उनके नेतृत्व में मिले, उनको निराशा हाथ लगी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार को वो पलट लें। और इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू को लेकर चर्चाएं हो रही थी कि शरद पवार, जो कि राजनीति में बहुत माहिर माने जाते हैं, इस चीज़ के लिए ये माना जा रहा था कि शरद पवार जो है चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में है और एनडीए से उनको अलग करने में उनका रोल हो सकता है। और साथ में कुछ और मुद्दे निकल कर आ रहे थे कि क्योंकि टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, कई सारी ऐसी शर्तें एनडीए के सामने या प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के सामने उसने रखी हैं जिसको शायद मानना भाजपा के लिए संभव नहीं है। जिसमें कुछ बड़े मंत्रालयों के नाम लिखे गए थे, उसमें वित्त मंत्रालय भी शामिल था, सड़क राजमार्ग मंत्रालय शामिल था, जल मंत्रालय शामिल था और साथ में लोकसभा स्पीकर का पद भी शामिल था। लेकिन ये सब का कयास थे। हालांकि मीडिया में जो भी खबरें आती हैं वो उसको सिरे से खारिज कर देना ही सही नहीं है। कई बार कहीं ना कहीं आग होती है तभी धुआं उठता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं दो तीन बातें करूंगा। एक तो ईवीएम की बात करूंगा। ईवीएम को लेकर के जिस तरह से सवाल इस बार के चुनाव के ठीक पहले बड़े पैमाने पर उठाए जा रहे थे और यहाँ तक कि राजनीतिक दल, इंडी ब्लॉक के जितने भी मेंबर थे, पार्टियां थी, वो लगातार चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के रास्ते दरवाजे पर खड़ी नजर आ रही थीं और चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। जो आंकड़े चुनाव मतदान के बाद जारी किए जाते हैं और उसके बाद अंतिम आंकड़े आते हैं जो फाइनल होते हैं, किस फेज़ में मतदान कितना प्रतिशत रहा, तो उसमें कई बार डिले हुआ है। और इस डिले को लेकर के भी आशंकाएं विपक्ष के मन में थीं कि कहीं कुछ हेर फेर करने की कोशिश की गई है, इसलिए ये विलंब हुआ है। और इसको लेकर के बहुत डर विपक्ष के मन में बैठा हुआ था और कांग्रेस, खासतौर पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस मुद्दे को लेकर के बहुत मुखर थे। लेकिन इस चुनाव परिणाम ने कम से कम, सरकार किसी की एक पार्टी की भले न बनाई हो, लेकिन भारत के चुनाव आयोग की जो इज्जत है, जो आबरू है, उसको बचा लिया है। ईवीएम की जो कह सकते हैं कि क्षमता है कि मतदान जल्दी होता है और साथ में मतों की गिनती जल्दी होती है। एक ही दिन में आपको सारे परिणाम सामने आ गए, जिसमें कई दिन लग जाते थे। और साथ में अगर मतपत्रों से वोटिंग होती थी तो आप इस खबर से बिल्कुल भी नावाकिफ़ नहीं होंगे कि मत पेटियों को लूट लिया जाता था, बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी और जाकर के लोग ठप्पा लगाकर चले आते थे। तो इन चीज़ों से भारत जो आगे बढ़ा है टेक्नोलॉजी के दम पर और ईवीएम के माध्यम से देश भर में वोटिंग हुई है, तो उसका फ़ायदा देश को हो रहा है। और निश्चित तौर पर ये एक क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, और जहाँ पर चुनावी प्रक्रिया पूरी दुनिया में भारत जितनी बड़ी चुनावी प्रक्रिया कहीं और नहीं होती है। लगभग 98 करोड़ मतदाता हैं। 98 करोड़ में से अगर ओवरऑल आप मान लीजिए 60% भी मतदान होता है तो लगभग 59 करोड़ के आसपास लोगों का वोट डलता है। और इतना कुछ मैनेज करना ये बहुत आसान नहीं है। चुनाव आयोग की पूरी कार्यप्रणाली इस बार बहुत ज़्यादा संदेह के घेरे में थी। जिस तरह से ईडी और सीबीआई को लेकर के सरकार की एजेंसियां बताया जाता है, उसी तरह से चुनाव आयोग को भी बताया जा रहा था। और चुनाव आयोग बार बार ये कह रहा था कि उसमें उसकी जो कार्यप्रणाली है उसकी शुचिता में कोई कमी नहीं है। तो मुझे इस बात की बहुत ही तसल्ली है कि जीत हार किसकी हुई, किसकी नहीं हुई, किसी एक पार्टी को पूरा बहुमत मिला कि नहीं मिला सरकार बनाने भर का, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की इज्जत बची है। और इससे ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि देश में आने वाले विधानसभाओं में और अगले लोकसभा चुनावों में इसका इस्तेमाल जारी रह सकता है। अगर भाजपा और यहाँ तक कि एनडीए 400 की सीटों का आंकड़ा पार कर जाती तो निश्चित तौर पर इस बार बहुत बड़ा हंगामा होता ईवीएम को लेकर के। चुनाव आयोग की कार्यपद्धति को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे थे उसको विपक्ष कहता कि वो प्रमाणित हुआ है।
खैर, ये हो गया। और जहाँ तक वोट प्रतिशत की बात है तो इंडी अलायंस जितनी पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ी, उत्तर प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, तो भाजपा के और एनडीए के और इंडी के वोट में बहुत अंतर नहीं है। उत्तर प्रदेश में भाजपा को जितनी सीटें मिली हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जितनी सीटें मिली हैं, दोनों पार्टियों को जोड़ लें और इधर बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल साथ ही साथ अपना दल को जोड़ लें तो दोनों का वोट परसेंट बिल्कुल लगभग बराबर के आसपास है। तो खैर, वोट परसेंट बढ़ा भी है पिछली बार से बीजेपी का, लेकिन वोट परसेंट के आधार पर नहीं, अल्टीमेटली मायने ये रखता है कि आप सीटें जीतकर कितनी लाते हैं। तो बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं, 400 का दावा था और पिछले बार के 303 के आंकड़े से 63 सीटें कम आई हैं, बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन एनडीए सरकार बना रही है। फिलहाल एनडीए सरकार बनाएगी। नीतीश कुमार को कितने मंत्रालय मिलेंगे, राष्ट्रीय लोकदल को कितने मंत्रालय मिलेंगे, और तेलुगु देशम पार्टी या शिंदे वाली शिवसेना को कितने जो है मंत्रालय मिलेंगे। साथ ही रामविलास पासवान की पुत्र चिराग पासवान की जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसको कितने मंत्री देगी बीजेपी। ये सब कुछ अभी बहुत सारे कयासों के दायरे में है, लेकिन फाइनल उसी समय होगा जब मंत्री शपथ लेंगे प्रधानमंत्री के साथ, और उसके बाद जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब चेहरों के और नामों का खुलासा होगा। एक मुद्दा है जिसके बारे में मैं ज़रूर जिक्र करना चाहता हूँ। भारत में जो मतदान होता है या चुनाव होता है, उसके लिए कुल मिलाकर 5 या 6 मुद्दे ऐसे हैं जिनके इर्द गिर्द पूरा चुनाव घूमता है, जो आकांक्षाएं हैं। जैसे अभी मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था सुशांत सिन्हा का, जो कि पत्रकार है नवभारत टाइम्स में, टाइम्स नाउ के हिंदी चैनल में। तो उन्होंने एक बात लिखी कि किसी एक पोलिंग स्टेशन की बात की जा रही थी जहां पर लगभग 500 समथिंग घर हैं और वहाँ पर सारे मुसलमान हैं और 500 के आसपास सभी को वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास मिला है, लेकिन एक भी वोट बीजेपी को नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ मुसलमानों को दोष देना ठीक नहीं है। मुसलमान भाजपा का पारंपरिक वोटर नहीं था, लेकिन क्या जिनको 5 किलो राशन, जिनको पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत या शौचालय या अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, क्या उन्होंने भाजपा को वोट किया है? उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी कि ये वो बॉन्ड नहीं है कि आपने मकान किसी को दे दिया है तो आपने अपना वोट खरीद लिया है। जनता की आकांक्षाओं को समझना पड़ेगा। तो इन्हीं आकांक्षाओं की बात कर रहा था। उसमें 5-6 आकांक्षाएं हैं। 5-6 आकांक्षाओं में भारत में, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर आज़ादी के पहले से और उससे पहले जब मुगलों का आक्रमण काल का दौर था, तो उस समय से लेकर के अंग्रेज़ों के शासन काल के दौरान तक भारत को धर्म और जातियों में विभाजित किया गया और वो भारत के लोकतंत्र ने उसे एज इट इज़ ही एक्सेप्ट कर लिया। भारत ने कभी अपने देश को एकजुट करने की कोशिश नहीं की। भारत के राजनीतिक दलों ने, भारत के नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए भारत के लोगों को बांटने का जो काम था वो लगातार जारी रखा। और इसी की वजह यह है कि आज भारत की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें धर्म और जाति महत्वपूर्ण पहलू बनकर उभरे हैं और इनके आधार पर कैंडिडेट्स चुने जाते हैं, चाहे वो काबिल हो या नाकाबिल हो, और वो जीत भी जाते हैं। और उस जाति का भी काम नहीं करते या उस धर्म के लोगों का भी काम नहीं करते हैं जिस वजह से उनको चुना गया। लेकिन ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको हम सभी को स्वीकार करना पड़ेगा और इस पर सभी राजनीतिक दलों को चिंतन करना पड़ेगा। दूसरा जो फैक्टर है, क्षेत्रवाद भी होता है, थोड़ा बहुत मायने रखता है। जाति और धर्म 2 फैक्टर हो गए। तीसरा फैक्टर हो गया कि आप निजी लाभ को कितना महत्व देते हैं। यानी जब कोई राजनीतिक दल या कोई नेता दावे या वादे करता है चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से, तो उस घोषणा पत्र को आप अपने निजी स्वार्थ या निजी लाभ के लिए कितना गंभीरता देते हैं। तीसरा पहलू ये हो गया। चौथा पहलू है जो युवाओं की आकांक्षाएं हैं, रोजगार की, नौकरी की, रेलवे, बैंक, एसएससी, पीओ या जो भी नौकरियां हैं, क्लरिकल से लेकर क्लास 1 अफसर तक की नौकरियां हैं, उनका जो ग्राफ है पिछले कुछ वर्षों में नीचे गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में अगर 1000 रेलवे के लिए 1000 वैकेंसी निकलती है तो उसमें शामिल होने के लिए तकरीबन 50-60 लाख लोग हिस्सा लेते हैं और 1000 लोगों को उसमें भर्ती होने का मौका मिलता है। लेकिन वो 50-60 लाख लोग ये जानते हैं कि कभी न कभी उनको भी मौका मिलेगा,
प्रतिस्पर्धा होती है, कहीं भ्रष्टाचार भी होता है नौकरियों में, ये दूसरा विषय, इस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन नौकरियां नहीं निकल रही हैं, ये कहीं ना कहीं युवाओं की आकांक्षाओं पर एक वो है, कह सकते हैं कि उनकी आकांक्षाओं को समाप्त करने की स्थिति है। उनको निराशा हाथ लगती है क्योंकि उनको नौकरी चाहिए। हालांकि ये भी एक सच्चाई है कि भारत जैसे इतने बड़े देश में, जहां पर हर साल 2-3 करोड़ लोगों को, 2-3 करोड़ नए लोगों को रोज़गार देने की ज़रूरत होती है, वहाँ पर सरकारी तंत्र में सभी को समायोजित कर पाना संभव नहीं है। तो इसलिए इससे युवाओं को बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन राजनीति करने वालों को उन्हें समझाना पड़ेगा कि आपके लिए सरकारी नौकरी कितनी महत्वपूर्ण है, और उनको ये समझ में आना चाहिए कि आप अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपना राजनीतिक हित पूरा करने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये बात युवाओं को समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अब मुद्दा आता है राष्ट्रहित का। अब ये वाला जो मुद्दा है, ये वाला जो पहलू है, जिसमें सेल्फ अपना जो फ़ायदा है वो, और राजनीति जो राष्ट्र का फ़ायदा है उसको, इन दोनों चीज़ों को अगर कंपेयर करें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अडिग रहते हैं कि मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि राष्ट्र प्रगति करे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मजबूरी होती है कि वो अपने हित को सर्वोपरि रखें, और रखना उनकी मजबूरी भी है। मजबूरी इसलिए है कि हर किसी के घर में ना तो लोग हैं काम करने वाले, और जो काम करने वाले लोग हैं उनके पास ना काम है, और काम है तो उतना पैसा नहीं है। सरकारी नौकरियां कम हैं, सरकारी दफ्तरों में कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाने वालों को क्या सैलरी मिलती है, देश के तमाम पढ़े लिखे लोग, मीडिया में काम करने वाले लोग, नेता लोग सब जानते हैं। लेकिन कोई ये सुनिश्चित नहीं कर पाता है कि कॉन्ट्रैक्ट पर रखने गए, अनुबंध पर रखे गए कर्मचारियों को भी तनख्वाह उतनी मिल जाए जितना कि उस पद की उनकी योग्यता है, जितनी कि उन्होंने पढ़ाई की है, जितने से एक युवा के लिए जीवन यापन करना, अपने जीवन में आगे बढ़ना संभव हो। ये सब कुछ जानते हुए भी ऐसा हो नहीं पाता है। तो ऐसे में मजबूरी हो जाती है आम लोगों की कि अपने निजी हित को ध्यान में रखें। जहाँ तक राहुल गांधी के घोषणाओं की बात है, इस चुनाव में अगर हम देखें, 5 फैक्टर मैंने गिना दिए, पांचों में से इस चुनाव में निजी हित सर्वोपरि रहा। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में मेरा जो आकलन है, मेरा जो असेसमेंट है, इसमें बेरोज़गार युवाओं को 1 लाख रुपए साल में देना और महिलाओं को 8,500 रुपये देना महीने का, ये जो वादा था, ये वादा कहीं ना कहीं काम कर गया। ये राहुल गांधी भी अच्छी तरह जानते हैं, राहुल गांधी के रणनीतिकार भी अच्छी तरह जानते हैं, और शायद ये उनको पता था कि एक बार में अचानक उनको 272 सीटें अकेले दम पर, या उनकी बहुत ही कट्टर सहयोगी जो हैं उनके साथ मिल करके भी पूरा 272 का आंकड़ा पूरा कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने ऐसा वादा कर दिया था जिसे कि वो अच्छी तरह जानते हैं कि पूरा कर पाना संभव नहीं है। ये मैं आपको लिख कर दे दूं, किसी भी अर्थशास्त्री से, मेरा जो मैथमेटिक्स है वो बहुत ही हाई क्लास का नहीं है, लेकिन किसी अच्छे गणितज्ञ से या अर्थशास्त्री से मिलिए और उससे बात करिए कि देश में सभी महिलाओं को और युवाओं को जो अनुदान देने का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है, भारत के लिए कितने महीने दे पाना संभव है। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, आप चौंक जाएंगे। इस ट्रैप में जो मतदाता फंसा है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कई सारे वीडियो दक्षिण भारत से और उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों से आ रहे हैं जहां पर महिलाएं कांग्रेस के दफ्तर के सामने पहुंच गई हैं और उन्होंने कहा है कि ये फॉर्म भर के हम दे रहे हैं, हमें पैसे अब इस महीने से दीजिए, क्योंकि खटाखट आने वाले थे। एक मुद्दा और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसने मुझे लगता है कि आम लोगों को बीजेपी से जिसे निराशा हुई, जिसने 2019 और 2014 में बीजेपी का साथ दिया था, और वो मुद्दा है कि आप बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, मेट्रो सिटीज़ में रैपिड रेल की बात करते हैं, मेट्रो ट्रेन्स की बात करते हैं, और 2014 से पहले और 2024 के दौर में आकर कितने शहरों में मेट्रो तब थी और कितने शहरों में अब है, और कितना इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रेन रूट का हुआ है, कितना दोहरीकरण हुआ है, कितने हाईवेज़ बने हैं, कितने एयरपोर्ट्स बने हैं, कितने अस्पताल, कितने IIM, कितने IIT, सब कुछ अपनी जगह ठीक है। लेकिन जब तस्वीरें गर्मी के मौसम में एक स्लीपर या जनरल क्लास में 72 की संख्या होती है, मैक्सिमम बैठने की कैपेसिटी होती है, और उसमें जब 200 लोग जा रहे होते हैं और गर्मी में जल रहे होते हैं, तब वो तस्वीरें लोगों को हताश करती हैं। बुलेट ट्रेन की भी ज़रूरत है, लेकिन जो लोग, जब आप उनसे टिकट का पैसा ले रहे हैं, मान लीजिए कि कोई दिल्ली से पटना के लिए निकला और जनरल टिकट उसने लिया, जनरल टिकट उसको पड़ा 200 रुपये का, और 200 रुपये के बदले उसको एक बैठने की सीट मिलनी है, और उस स्लीपर में 72 होती है और बैठने वाले में 72 से, अगर आप 72 सीटें होती हैं,
मुझे उसका डेटा नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन मुझे लगता है कि 200 के आसपास सीटिंग संख्या होती होगी। और उसमें अगर 400 लोग बैठ कर जा रहे हैं तो उनको क्यों ऐसी सरकार को वोट करने का मन करेगा जो उनकी समस्याओं को नहीं समझ पा रही है। क्योंकि दिल्ली में रह कर के 10 से 12,000 15,000 नौकरी करने वाला व्यक्ति एयर कंडीशन बोगी में अपने कार्यस्थल से अपने जन्मस्थल पर नहीं जा पाएगा, अपने माता पिता अपने परिवार के पास नहीं जा पाएगा। अगर उसे जाना है तो उसे चालू में जाना पड़ेगा, स्लीपर में जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास उसका बजट अलाउ नहीं करता है। तो ऐसे में सरकार को ये भी सोचना पड़ेगा कि जहाँ ज़्यादा डिमांड है वहाँ ज़्यादा ट्रेनें चलाएं। और भी ऐसे पहलू हैं जिससे आम लोगों का जीवन सुगम होगा, उन पहलुओं पर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। किसानों की आय की जहाँ तक बात है, किसानों को एमएसपी की जहाँ तक बात है, किसानों को फर्टिलाइज़र या जो नई किस्में हैं उनको उपलब्ध कराने की बात जहाँ तक है, उसके लिए और बड़े पैमाने पर प्रयास करने पड़ेंगे। तमाम जो एजेंसियां काम करती हैं इस दिशा में, रिसर्च इंस्टीट्यूट काम करते हैं बीज की नए किस्मों को विकसित करने के लिए, उनको और अपना विस्तार करना होगा। और विस्तार का मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति, क्योंकि सरकारी अधिकारी देश के ऊपर ज़्यादातर लाइबिलिटी होते हैं तमाम डिपार्टमेंट्स में। उनके बड़े ऑफिस होते हैं, उनके साथ काम करने वाले 10 नौकर होते हैं, उनको रहने के लिए घर दिया जाता है, बहुत मोटी तनख्वाह दी जाती है, और उनका आउटपुट देश के लिए कितना है इसका असेसमेंट होना ज़रूरी है। तो सरकार को बहुत सारे ऐसे पहलुओं पर काम करना पड़ेगा जिसमें वो देश का 80% आदमी जो है, जो कह सकते हैं कि मध्यम वर्ग में निचले साइड में है, उसके जीवन को कैसे सुगम बनाया जा सके इसके बारे में विचार कर सके। हाईवेज और चीन से सीमा पर टकराव, या भारत में राफेल की खरीद, या भारत में तमाम अपने स्तर से स्वदेशी पनडुब्बियों और स्वदेशी जेट का निर्माण, ये सब चीज़ें उसे अट्रैक्ट नहीं करती हैं। एक कहावत है, भूखे भजन न होए गोपाला। तो राष्ट्रहित, देश हित और समाज हित, ये सब आदमी तब सोचता है जब उसका अपना खुद का हित सध रहा हो। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप ज़रूर लिखिए इस कमेंट बॉक्स में। लेकिन बात वही कि शब्दों की मर्यादा आप बनाए रखें। आप सभी का मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।